यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेके आए जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आज हमारी तीसरी सीरीज़ है और हम सीरीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? हमारी बॉडी में ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी किडनी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन। जो तिल्ली होती है वो हमारी बॉडी में ब्लड बैंक का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो हमारी ब्लड से जो इम्प्योरिटीज है उनको अलग करने का काम कौन सा अंग करता है? तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लीवर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किडनी। किडनी होती है वो ब्लड से इम्प्योरिटीज को अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक तरंग जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक तरंग के दो समीपस्थ सुरंगों के मध्य की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 450 हर्ट्ज। तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तरंग का वेग। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसकी फॉर्मूले की ओर। तो वेग v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लेमडा। v क्या हो गया? वेग। न्यू क्या हो गया यहाँ? फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ। यहाँ हम इन दोनों की वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 450 हर्ट्ज। वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो इसको क्या कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.3। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 135 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसका फॉर्मूला। अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में देखते हैं 135 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि शुक्र को ही क्यों कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र का द्रव्यमान और आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है? कोई भी वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो उसके लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है घर्षण बल, ऑप्शन सी है अभिकेंद्र बल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल है वो किसी भी वृत्ताकार वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? ठीक है, तो इसके लिए हम इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी है जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ऑप्शन सी है जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। और ऑप्शन डी है जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सी परिघटना राइट होगी? वो ऑप्शन सी, जब उसका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन तो बाह्य होता है और विकास कहाँ होता है? आंतरिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? किसका? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इस सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शन ए है यह जल में अविलय होता है, ऑप्शन बी है ये गंध रहित गैस है, ऑप्शन सी है ये पीत गैस होती है और ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं जो अमोनिया होता है, इस अमोनिया की पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू होती है 11.6। अब 11.6 इसकी पीएच वैल्यू होती है, तो इससे हमें अमोनिया का नेचर पता चल जाएगा ये किस प्रकृति का है। तो अमोनिया का नेचर हो जाएगा ये एक
बेस है, मतलब क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो क्षार होते हैं वो जो लिटमस पेपर होता है, जो लाल लिटमस होता है उसको कैसा कर देते हैं, नीला। तो अमोनिया का इनमें से कौन सा गुण हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जलीय विलयन में लाल जो लिटमस होता है वो नीला हो जाता है, क्योंकि एक क्षार की प्रॉपर्टी होती है और जो अमोनिया है वो एक क्षार है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 11.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कास्ट स्पिरिट क्या है, कास्ट स्पिरिट, कास्ट स्पिरिट क्या होती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे कास्ट स्पिरिट के लिए। ऑप्शन ए है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी है एथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है ब्यूटिल एल्कोहल और ऑप्शन डी है प्रोपिल एल्कोहल। तो कास्ट स्पिरिट क्या हो जाएगी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल होती है वो कास्ट स्पिरिट होती है, CH3OH मेथिल एल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। अग्निशमन वस्त्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अब्रक के, ऑप्शन बी है एस्बेस्टॉस के, ऑप्शन सी है टेल के और ऑप्शन डी है एस्टीटाइड के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन बी एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। ठीक है, अग्निशमन वस्त्र। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सागरीय खरपतवार, सागरीय खरपतवार जो सीवीड है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसके लिए इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होती है सागरीय खरपतवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में पूछ रखा है जो मछलियों के यकृत तेल, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। जो मछलियों के जो यकृत तेल होता है उसमें प्रचुरता होती है सबसे ज़्यादा विटामिन डी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस द्वारा उपयोग में ली जाने वाली आंसू गैस में निम्नलिखित में से गैस कौन सी होती है। ठीक है, आंसू गैस कौन सी होती है, आंसू गैस जो टीयर गैस होती है, तो उसके लिए हम देखेंगे। इसका ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ऑप्शन सी है फॉस्जीन गैस, ऑप्शन डी है अमोनिया गैस। तो टीयर गैस आंसू गैस कौन सी होती है, क्लोरोएसिटोफिनॉन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोन ऐश, बोन ऐश में होता है क्या होता है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी है फॉस्फोरिक एसिड, ऑप्शन सी है पोटेशियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बोन ऐश में होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। लोलक घड़ियाँ जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, इसका कारण पूछिए। जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और ऑप्शन डी है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी प्रिजर्व करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए काम में लाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है। तो ओजोन परत के क्षरण से मतलब किस चीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में है ओजोन परत कौन सी मंडल में स्थित है, स्ट्रेटोस्फियर में। ये पता होना चाहिए। ओजोन परत है वो कौन से मंडल में है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है वैश्विक तापन का, ऑप्शन बी है अम्ल वर्षा का, ऑप्शन सी है चर्म कैंसर का और ऑप्शन डी है मस्तिष्क क्षति का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चर्म कैंसर का यानी स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के
नियंत्रण के उपयोग में लाई जाती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के उपयोग में लाई जाती है। कौन सी रेज काम में ली जाती है? तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन बी है अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी है विजिबल रेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। जैसे हम मतलब टीवी को चलाते हैं और रिमोट से मतलब चैनल वगैरह चेंज करते हैं, तो हम ये मतलब किस रेज की वजह से हम लोग ये कर पाते हैं? तो ये जो इंफ्रारेड रेज होती है इसकी वजह से ये पॉसिबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 18। कोल्ड स्टोरेजों में किसको शीतलक की बाती प्रयुक्त करते हैं? क्वेश्चन में पूछ रखा है कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें शीतलक की बाती किसको प्रयुक्त करते हैं? तो बढ़ते हैं हम इसके ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है CFC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। अमोनिया को काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सूची एक में तो जो वायु प्रदूषक है उनको दे रखा है, और जो सूची 2 है उसमें क्या दे रखे हैं? मतलब उन वायु प्रदूषकों से प्रभावित होने वाले अंग। तो हमें मैचिंग करनी है, मतलब किस प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दे रखा है एस्बेस्टोस धूल। एस्बेस्टोस धूल से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है हमारे फेफड़े। ठीक है, फेफड़े होते हैं प्रभावित। ठीक है, इसके बाद है सीसा। सीसा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सीसा से हमारा उदर प्रभावित होता है। ठीक है, उदर। इसके बाद में है पारा। पारा से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे हमारे शरीर में रक्त धाराएं प्रभावित होती है। और जो ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये हम इस कोट में यहाँ देख लेंगे कि ये मैचिंग कहाँ मिल रही है। तो ये मिल रही है ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है 8 अप्रैल, ऑप्शन बी है 7 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 दिसंबर और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? जो नोबल गैस है कौन सी, वो सबसे ज्यादा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है रेडोन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन है वो सर्वाधिक पाई जाती है निष्क्रिय गैसों में। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो वायुमंडल में इन गैसों का क्या रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये हमारे चार्ट है, इसके अंदर गैसों का संगठन दे रखा है कि वायु में कौन किस गैस का कितना रेशियो है। तो देखेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितनी 78.90। ऑक्सीजन है वो होती है 20.95%। आर्गन होती है 0.90%। और अन्य गैसेज है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका रेशियो कितना होता है? 0.03। ये हमें याद होना चाहिए, आर्गन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रखा है 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये हमें याद होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 10⁻⁻7। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। बायोगैस का मुख्य घटक है किसका? बायोगैस है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग, क्वेश्चन आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की ओर।
कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने में आवश्यक है या बनाने के लिए चाहिए। ये हमने पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था कि कौन सा मतलब विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विटामिन के। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन में दे रखा पॉलीमर नहीं है, एक बात हो रही पॉलीमर नहीं है। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है नाइलॉन, नाइलॉन तो पॉलीमर है बिल्कुल। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी पॉलीमर है। और ऑप्शन डी पॉलीस्टाइरिन, ये भी पॉलीमर है। और जो कैप्रोलेक्टम है ये क्या है, मोनोमर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम, ये पॉलीमर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम का कौन सा जो आइसोटोप है वो काम में लिया जाता है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यूरेनियम 235 है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, मिनीमाटा रोग कौन सा रोग है, मिनीमाटा रोग का मुख्य कारण है। मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है आर्सेनिक विषाक्तता, ऑप्शन बी है सीसा विषाक्तता, ऑप्शन सी है पारद विषाक्तता और ऑप्शन डी है कैडमियम विषाक्तता। तो मिनीमाटा रोग का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी पारद, यानी पारद हो जाएगा। ठीक है ना, मरकरी की वजह से होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 29, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। कौन सी भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मिथाइल आइसोसाइनेट नाइट गैस मिथाइल आइसोसाइनेट थी ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका जो रिसाव हो गया था फैक्ट्री में, तो ये उसी इस गैस के रिसाव के कारण जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, ऊर्जा मिलती है अधिकतम ऊर्जा किसके पाचन से मिलेगी। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है खनिज। जो फेट वसा है उससे सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में हमारे जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार हम आगे जो सीरीज़ होगी उसी में जनरल साइंस के आगे क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।